What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडलर फैमिली. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो. सबसे पहले तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू. देखिए, माता पिता का जो प्यार होता है ना, उसके कंपेयर में किसी भी प्यार को आप लोग काउंट नहीं कर सकते. अगर आज की डेट में मैं जब भी कोई ऐसा डे देखता हूं, सबसे पहले मुझे एक ही बात याद आती है. आप लोगों ने कई बार सुनी भी होगी एक कहावत कि एक माँ बाप जो होते हैं वो 100 बच्चों को पाल सकते हैं, पर लेकिन 100 बच्चे मिलकर भी आज के डेट में एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं. तो आज की डेट में जब ये सिचुएशन देखते हैं तो काफी ज्यादा दुख देने वाली ये सिचुएशन है. इन सब चीजों से ऊपर उठकर हम लोगों को कम से कम उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिन लोगों ने आपके लिए अपनी जो जिंदगी है वो पूरी दांव पर लगा दी, अपनी जो खुशियां हैं वो सारी साइड में रख दी, अपने जो शौक हैं वो उन्होंने पूरे नहीं किए. क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बच्चे जो हैं वो अपने शौक पूरे कर सके, उनके बच्चे जो हैं लाइफ में सक्सेस हो सके, उनके बच्चे लाइफ में अपने सपने पूरे कर सके. पर लेकिन जैसे ही बच्चे अपने सपने पूरे करने की कैटेगरी में आते हैं, वो क्या करते हैं? अपने मां बाप को भूल जाते हैं, यानी कि उस बेस, उस नींव को भूल जाते हैं जिनके कंधों पर, सर पर पैर रखकर वो यहां तक पहुंचे हैं. तो इस तरीके से अब हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कोशिश करो कि अपने पेरेंट्स को इतनी खुशी दो कि लगे उनको कि यार हाँ, उन्होंने एक अच्छा बच्चा पैदा किया है. तो एक अच्छा बच्चे बनकर दिखाओ. और हाँ, अगर आप लोग आज के डेट में देखते हैं ना कि मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, वहां सब जगह जाना बेकार है अगर आप लोग अपने पेरेंट्स की सेवा नहीं करते हैं. वो सारी सेकेंडरी जगह है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा सबसे बड़ी जो जगह है यहां पर इस संसार में किसी की मानी गई है, तो वो मानी गई है माता पिता की. रीजन क्या है यहां पर? रीजन ये कि माता पिता ही आप लोगों के सबसे पहले टीचर होते हैं, माता पिता ही आप लोगों को पैदा करते हैं और वही आप लोगों को यहां पर रास्ता दिखाते हैं गुरु का. तो दूसरी जो जगह मानी गई है गुरु की, और तीसरी जगह मानी गई यहां पर भगवान की, यानी कि भगवान तक जाने का रास्ता यह माना जाता है कि गुरु दिखाता है. तो सबसे पहले अगर आप लोग बात करें अगर माता पिता के बारे में, तो पेरेंट्स भी हैं. स्टार्टिंग की जो एजुकेशन आप लोगों के माता पिता देते हैं, तो स्टार्टिंग में सबसे बड़ा प्लेस जो है वो माता पिता का है, दूसरे नंबर पर गुरु का और तीसरे नंबर पर भगवान का आप लोग बोलते हैं यहां पर. तो ये इस तरीके से अगर आप लोग देखेगा तो माता पिता के कंपेयर में कोई भी इंसान इस धरती पर नहीं है. ये लोग ऐसे होते हैं, खासकर ये दो कैटेगरी के लोग, जो हमेशा अगर इनके जो बच्चे हैं वो किसी अच्छी पोजीशन पर जाते हैं तो इनसे ज्यादा खुश कोई नहीं होता है. तो बल्कि यहां पर आप लोग ऐसा बोलिएगा, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा ये मूवीज वगैरह में भी, सीरियल वगैरह में भी, कि एक तरीके से महाभारत चल रहा है. तो महाभारत में जब एक तरीके से अर्जुन जब है द्रोणाचार्य को एक तरीके से हराता है, एक तरीके से कैसे भी हराए एक तरीके से, पर लेकिन कंडीशन ये बोली जाती है कि अगर गुरु हार गया, उसका चेला जीत गया, तो इनडायरेक्ट वे में गुरु जीत गया, क्योंकि गुरु ने ही उसको एजुकेशन दी है. तो ये आप लोग बात बोल सकते हैं. तो माता पिता का कोई कंपेयर नहीं है, पहले गुरु भी वही होते हैं. तो इसलिए कभी भी किसी भी तरीके से आप लोग उनको दुखी मत कीजिएगा. अगर उनको दुखी करे तो ये सोचेगा एक तरीके से भगवान को दुखी आप लोग कर रहे हैं. आज का जो आर्टिकल हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाला है, बहुत शानदार आर्टिकल है, बहुत प्यारा आप लोगों को यहां पर डिस्कशन देखने को मिलने वाला है. काफी कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगा यहां पर. बेसिकली सारी चीजें जो भी आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉर्मल से भी आप लोगों को पता होना चाहिए. कहीं पर डिबेट डिस्कशन अगर आप लोग करने बैठ जाएं तो इन सब चीजों के बारे में अगर आप लोग को पता होगा तो अच्छा डिबेट डिस्कशन आप लोग कर पाएंगे. इंडियन ओशियन कमीशन क्या है, सागर पॉलिसी क्या है, इसी के साथ में किस तरीके से जो इंडिया है वो पर्टिकुलर रीजन में अपना एक रोल प्ले करना चाहिए उसको, खासकर इंडियन ओशन के अंदर, क्योंकि इंडियन ओशन संसार में एक लौता ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पर जिसका नाम रखा गया है, पर लेकिन हमारा रोल ऐसा नहीं है वहां पर जैसा होना चाहिए. वहां पर चाइना दबदबा बना रहा है. तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों को यहां पर जानने को मिलने वाली हैं जो एग्जाम के हर एक लेवल पर आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है. प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, डायरेक्ट आप लोगों से मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इंटरव्यू में तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन सब चीजों के बारे में. तो काफी कुछ डिटेल में मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं. और हां, एक और चीज मुझे याद आ गई. आज नहीं यानी कि कल शाम मैंने पिक्चर शेयर की थी इंस्टाग्राम पर जो मेरी मदर के साथ में थी. तो कई सारे बच्चे उसके नीचे कमेंट कर रहे हैं कि मेरी मदर जो है वो मेरे जैसी दिखती हैं. थोड़ा सा सेंटेंस जो है आप लोग उल्टा बोल रहे हैं, मैं अपनी मदर के जैसा दिखता हूं. ठीक है, तो ये सेंटेंस बोलिए, क्योंकि मैं बाद में हूं, पहले वो थे और मैं एक तरीके से उनका पार्ट हूं. तो इस तरीके से यहां पर काफी अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं. आप लोग ये कमेंट पढ़ता हूं, कई बार हंसी भी आती है. तो इसी तरीके से अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते रहा कीजिए, इसी तरीके से कनेक्ट रहिए. अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से कमेंट करते हैं, बातें बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. तो आइए अब आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं. और हाँ, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा अपनी मदर के साथ मिलकर ये डे शानदार तरीके से सेलिब्रेट कीजिएगा. ठीक है, आपके कोई एक्सपीरियंस हो तो आप लोग
भी इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिएगा मेरे साथ में कि हाँ आप लोग के क्या क्या एक्सपीरियंस रहे अपनी मदर को लेकर, तो भी चीजें आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ट्विटर पर भी आप लोग यहां पर शेयर कर सकते हैं मेरे साथ में। कोशिश कीजिएगा जहां पर भी आप लोग हैं तो कनेक्ट रहने की जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई अपनी जगह है, आप लोगों को अपना माइंड भी रिलैक्स करना होता है, तो इसलिए सारा सिस्टमेटिक वे में अपनी लाइफ को एंजॉय किया करो। ठीक है, आइए अब आर्टिकल की ओर चलते हैं। सबसे पहले यहां पर ये न्यूज में क्यों है ये हम लोग जान लेते हैं। इंडियन ओशन कमीशन न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडिया इसका ऑब्जर्वर बना है। ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मेंबर जो यहां पर वोट नहीं डाल सकता पर लेकिन मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको ऑब्जर्वर बोलते हैं। वोट डालने की यहां पर अभी इसके पास में कैपेसिटी नहीं होती है, नॉर्मली मोटी मोटी डेफिनेशन है एक। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करते हैं इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक विजन, यहां पर सागर के बारे में बात की जा रही है, तो सागर के बारे में पहले बाद में बात करूंगा, पहले आप लोग यहां पर बात करते हैं इंडियन ओशन कमीशन के बारे में। इंडियन ओशन कमीशन जो है यहां पर ये 5 आइलैंड कंट्री हैं जिनका नाम आप लोग याद रखिएगा। यहां पर जैसे हो गया कोमरोज, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन और सेशल्स। ठीक है, तो ये 5 आइलैंड है जिनका कमीशन है यहां पर, ये मिलकर यहां पर इनके द्वारा एक कमीशन बनाया गया था इस पर्टिकुलर रीजन में। अगर अब को मैप में मैं आप लोगों को दिखाना चाहूं तो मैप में देख सकते हैं ये होगी अपनी प्यारी कंट्री और यहां पर ये सारे रीजन हो गए जिनके द्वारा मिलकर इंडियन ओशन में कमीशन यहां पर बनाया गया। ठीक है, तो ये सारे जो भी मैंने आप लोगों को बताए तो ये सारे यहां पर पांचों के पांचों मेंबर हो गए। जो यहां पर रीयूनियन आइलैंड है यहां पर ये फ्रांस का आइलैंड है। अगर लोकेशन आप लोग देखिएगा तो फ्रांस कहां पर है, वो यूरोप की एक कंट्री है, और ये आइलैंड कहां पर है, ये आइलैंड आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। तो आप लोग सोचते होंगे कि फ्रांस यहां पर सारा दबदबा दिखाता होगा, नहीं, फ्रांस ने इसको इंडिपेंडेंट छोड़ रखा है कि आप लोग अपने डिसीजन खुद से लो। जो लोकल एरिया की गवर्नमेंट है वो यहां पर डिसीजन लेती है और आसानी से इंडिपेंडेंटली काम कर पाती है। पर हां एक फैक्ट जरूर है कि इंडियन ओशन में फ्रांस की प्रेजेंस है, ये यहां पर रीयूनियन आइलैंड यहां पर शो करता है। तो अगर कोई भी इंडियन ओशन के बारे में बात करती है, अगर फ्रांस का वहां पर जिक्र आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाएंगे कि फ्रांस यहां क्या कर रहा है, यहां तो फ्रांस को कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो फ्रांस का मतलब यहां पर बनता है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी अगर बात करें यहां पर चाइना, इंडिया, जापान, सोवरन ऑर्डर ऑफ माल्टा, माल्टा पर्टिकुलर एरिया है, यूरोपियन जो यूनियन है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल, ये है यहां पर डी ला फ्रैंकोफोनी। ठीक है, ये क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन वो है जहां पर नॉर्मली फ्रांस लैंग्वेज यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज यूज की जाती है, तो वो रीजन भी इसका ऑब्जर्वर स्टेटस है जहां जहां पर भी फ्रेंच लैंग्वेज यूज की जाती है। ये जो फाउंड किया गया था, कब फाउंड किया गया था, तो 1982 यानी कि 1982 में इसको बनाया गया था पोर्ट लुइस मॉरिशस के अंदर आज के डेट में यहां पर इसको फाउंड किया गया था। जो फ्रेंच है यहां पर वो लैंग्वेज यूज की जाती है और यहां पर इसको बोलते हैं COI यानी कि इंडियन ओशन कमीशन, वो इसका एब्रीविएशन है। बाकी जो इसका मोटो है तो फ्रेंच लैंग्वेज में आप लोग यहां पर नहीं सिखाने वाला हूं, ये फ्रेंच में लिखा हुआ है और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है। हां पर इंग्लिश वर्जन इसका आप लोग जरूर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है ए फ्यूचर टू बिल्ड टुगेदर, यानी कि एक तरीके से फ्यूचर बनाना है सबको मिलकर साथ में, यानी कि इस पर्टिकुलर रीजन में सबको मिलकर काम करना है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और यही चीजें यहां पर इसमें समझाने की कोशिश की गई है। तो इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी इसका पर्टिकुलर रीजन का ऑब्जर्वर बनने की, तो इंडिया का जो ऑब्जर्वर स्टेटस है यहां पर वो इनके द्वारा अब एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो नाउ इंडिया इज ए ऑब्जर्वर इन दिस पर्टिकुलर रीजन। तो अगर पूछे कि रिसेंटली अभी इन पर्टिकुलर रीजन में से किसका इंडियन ऑब्जर्वर बना है एग्जाम में, तो इंडियन ओशन कमीशन का कब बनाया गया था, क्या क्या है उसके बारे में, कौन कौन से मेंबर हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये इसका मोटो हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं सागर के बारे में, जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म याद रखिए पहले तो आप लोग, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन। इन दिस रीजन मतलब इंडियन ओशन रीजन। तो इंडियन ओशन रीजन में सबकी सिक्योरिटी होनी चाहिए और सबका ग्रोथ होना चाहिए। तो चाइना वाला फंडा नहीं है कि बस अपना अपना ग्रोथ होना चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर ये पॉलिसीज थी, जो विजन था इंडिया के द्वारा 2015 में स्टार्ट किया गया था। 2015 में जब स्टार्ट किया गया तो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो 3 आइलैंड कंट्री की विजिट पर थे, जैसे सिशल्स हो गया, मॉरिशस हो गया और श्रीलंका हो गया। एक बार फिर से मैप में देखिए, सिशल्स हो गया यहां पर, ये मॉरिशस हो गया और ये श्रीलंका हो गया। जब इनकी विजिट पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे तो उनके द्वारा यहां पर बोला गया सागर विजन के बारे में कि सागर विजन एक ऐसा विजन होगा जो इंडियन ओशन में सबकी सिक्योरिटी और ग्रोथ के बारे में बात करेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में काफी लार्ज स्केल पर चाइना का इंफ्लुएंस है। तो इंडिया चाह रहा है कि आज के डेट में उसका भी एक अच्छा खासा इंफ्लुएंस यहां पर हो और खासकर वो सबके साथ मिलकर काम करे, चाइना वाला काम यहां पर न करे। चाइना क्या काम करता है वो काफी इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा, चाइना की जो हरकतें होती हैं। आज के डेट में इंडिया क्या चाहते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी चाहते हैं,
मैरी कॉमन्स और कोऑपरेशन होना चाहिए, यानी कि सब मिलकर यहां पर काम करते हुए नजर आए। इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन अगर यहां पर रहेगा नेबर कंट्री के साथ में, तो तभी यहां पर सब आगे बढ़ पाएंगे और मैरी टाइम सिक्योरिटी कैपेबिलिटी भी यहां पर बढ़ा पाएंगे। तो बेसिक फोकस इंडिया का यह रहता है कि एक तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके, अगर पर्टिकुलर रीजन में कोई भी गड़बड़ हो रही है तो ये सारे जो लोग हैं मिलकर यहां पर काम कर सकें और एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें, कोस्टल सर्विलेंस कर सकें। कोस्टल एरिया में अगर आप लोगों को मैं नॉर्मल तरीके से बताना चाहूं तो अगर ये मैप देखें, टोटल मिलाकर हमारी कंट्री के कितने राज्य ऐसे हैं जो कि यहां पर कोस्टल एरिया के साथ में कनेक्ट हैं? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में और फिर आप लोग आगे सुनिएगा। तो यहां पर टोटल मिलाकर कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं टोटल मिलाकर। अगर 9 राज्य की कोस्टल सिक्योरिटी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कैसे होगा? फिर क्या घटनाएं घटती हैं? जैसे मुंबई टेरर अटैक, तो कसाब जैसे जो गीदड़ हैं हमारी कंट्री में आकर घुसते हैं और फिर बर्बरतापूर्ण एक्ट यहां पर करते हैं, तो ऐसी हरकतें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती हैं। तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी रहना, तो कोस्टल एरिया का सर्विलेंस भी यहां पर किया जाता है। इसी के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने का मतलब क्या है? देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी कंट्री जो है यहां पर टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो कि यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कोस्टल एरिया में। जैसे सिंगापुर एक छोटी सी कंट्री है, हमारी कंट्री में हजारों सिंगापुर हम लोग बना सकते हैं अपने कोस्टल एरिया में, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ में मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर पोर्ट है यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में और वो पोर्ट जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? श्रीलंका में जो बड़े बड़े पोर्ट है वहां पर जाकर अपना तेल यानी कि जो सामान है वो उतारेंगे जो भी जरूरत है, और फिर छोटे छोटे जहाज में भरकर हम लोग अपनी कंट्री में उनको लेकर आते हैं। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में रहेगा तो दूसरी कंट्री के लिए भी हम लोग एक तरीके से फैसिलिटी का काम कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना काफी ज्यादा जरूरी है और इसी के साथ में स्ट्रेंथ करना है अपनी कैपेबिलिटी को भी, अपनी कैपेबिलिटी को भी यहां पर हम लोग को निहारना है, तभी जाकर इस पर्टिकुलर रीजन में हम लोग सबके साथ में मिलकर सबका साथ सबका विकास, जो कि मोदी जी का नारा भी है, वो हम लोग यहां पर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है और इंपॉर्टेंट भी है। इसी के साथ में यहां पर जो बात की जा रही है सेफगार्ड की, नेशन इंटरेस्ट, सबके नेशन का इंटरेस्ट होना है। इंडियन ओशन में यहां पर इंक्लूसिव, सबको लेकर कोलैबोरेटिव यानी कि रेस्पेक्ट करना है इंटरनेशनल लॉज का। इंटरनेशनल लॉज की जब बात करता हूं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा यहां पर इसमें आगे, जो कि यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाता है। और चाइना की बदतमीजी यहां पर उस टाइम पर मैं आप लोगों को बताऊंगा, पर लेकिन सिस्टमेटिक वे में चलते हैं, एक एक पॉइंट को देखकर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो यहां पर जो हम लोग जो एक लार्ज विजन है यहां पर की नीड फॉर सागर विजन, कि सागर विजन की नीड क्यों पड़ी और हम लोग कैसे यहां पर काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है लेवरेजिंग ब्लू इकोनॉमी। तो ब्लू इकोनॉमी को आप लोग समझिए, तब आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। देखिए ओशियन के अंदर जो भी हम लोग इकोनॉमी की इफेक्टिविटी के लिए यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जो भी काम हम लोग करते हैं वो ब्लू इकोनॉमी की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं? शिपिंग करते हैं, इंपैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट के ऊपर, तो यहां पर देखते हैं हम लोग कई सारा सामान लेकर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, मोबाइल वगैरह, क्रूड ऑयल, तो शिप के थ्रू हम लोग लेकर आते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहां पर मछली पालन, जो समुद्र में जो मछली बेसिकली मछली पकड़ना, बेसिकली पालन नहीं मछली पकड़ना आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जो कोस्टल एरिया है उसमें विंड एनर्जी, आप लोगों को पता होगा हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा विंड एनर्जी कहां पर मिलती है? तमिलनाडु के अंदर में, कोस्टल एरिया में। तो कोस्टल एरिया जो रहता है खासकर सदर्न इंडिया वाला, वो यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स बन सकता है, तो ये भी ब्लू इकोनॉमी की कैटेगरी में आप लोग काउंट कर सकते हैं। इलीगल एक्टिविटी अगर वहां पर हो रही है तो उसको रोकना है आप लोगों को। इसी के साथ में मैरी टाइम जो भी यहां पर पर्टिकुलर जो एरिया है यहां पर ओशन में पोल्यूशन, वो आप लोगों को नहीं फैलाना है, प्रोटेक्ट करना है कोस्टल एरिया को। इसी के साथ में कंजर्व करना है लाइफ जो यहां पर ओशन के अंदर में, यानी कि एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोगों को यहां पर करना है। और जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड यूज कर रहा हूं तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, और लाइफ जो यहां पर एक तरीके से ऑन लैंड, यानी कि पृथ्वी के ऊपर यहां पर लैंड, सॉरी पृथ्वी के ऊपर लैंड कई बार ना ऐसे टर्म बोल देता हूं जिसकी कुछ हद नहीं पृथ्वी के ऊपर जो लाइफ है, ठीक है, तो पृथ्वी के ऊपर लाइफ आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है और यहां पर लाइफ बिलो वाटर आप लोगों को देखने को मिलती है। और एक तरीके से क्लाइमेट एक्शन जो कि इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। अगर कहीं पर एक जगह नुकसान होगा तो दूसरी जगह भी बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों को नुकसान होता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेकर चलें। तो यहां पर जो इसको ब्लू इकोनॉमी क्यों बोला गया? क्योंकि ओशन का जो कलर है आप लोगों को नॉर्मली ब्लू देखने को मिलता है। इसका क्या रीजन है? क्योंकि आसमान जो हमारा नीला है तो उसका रिफ्लेक्शन जो आप लोग यहां पर देखने को मिलता है ओशन के ऊपर, तो उसी के नाम पर इसका नाम ब्लू इकोनॉमी रखा गया है, ठीक है। तो आज ब्लू है, पानी पानी पानी, तो पानी जो है यहां पर ब्लू इसलिए है क्योंकि इकोनॉमी यहां पर ब्लू बन गई है। तो ये इसको थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं। ब्लू इकोनॉमी के ऊपर भी कई बार लिखने के लिए आ जाता है, तो हर तरीके से लिखना है, फायदा क्या है, नुकसान क्या हम लोग पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से हम लोग अपनी हरकतें कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी आप लोग यहां पर काउंट करके चलनी है। तो बेसिकली यहां पर जो एक्टिविटीज है
इसके अंदर यहां पर काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें जो कि आप लोगों को आंसर राइटिंग में भी प्रैक्टिस करेगी और ऐसे भी लिखने को मिले तो उसके ऊपर आप लोग लिख पाएंगे। तो अचीव करना है एनर्जी सिक्योरिटी और इकोलॉजिकल रेजिलियंस भी यहां पर होना चाहिए। ये नहीं कि इस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग बर्बाद करके लग दें। तो अपॉर्चुनिटी है तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरीके से लेकर चलना है, उसमें यहां पर गीदड़ नहीं बनना है, एक तरीके से जानवर नहीं बनना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं, आज की डेट में 80% जो ग्लोबल ट्रेड होता है वो किसके थ्रू होता है? तो वो होता है यहां पर ट्रांसपोर्ट जो हम लोग यूज करते हैं ओशन के थ्रू। आप लोग ये समझिए सबसे महंगा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है एयरवेज के थ्रू। अगर कोई सामान हम लोग को अपनी कंट्री में एयरवेज के थ्रू लेकर आना है तो वो सबसे महंगा आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप लोग समझिए क्रूड ऑयल यूएसए से हम लोग यहां पर लाने लगे तो इतना महंगा होगा कि आप लोग जो बाइक गाड़ी चलाना बंद कर देंगे। इसीलिए यहां पर जो सबसे सस्ता पड़ता है वो पड़ता है किससे? वो पड़ता है यहां पर जो वाटरवेज से। सबसे महंगा होता है एयरवेज, उससे सस्ता होता है रोडवेज, उससे सस्ता होता है रेलवेज और सबसे सस्ता होता है यहां पर वाटरवेज। तो ये पैटर्न है जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो डेवलप कंट्री है वो सबसे ज्यादा फोकस देती है किसके ऊपर? वो देती है वाटरवेज के ऊपर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। 32% जो ग्लोबल सप्लाई है हाइड्रोकार्बन की वो यहां पर सी बेड से निकाल कर लाई जाती है। तो आप लोग सी बेड समझिए अब यहां पर, तब आप लोग समझ पाएंगे। समुद्र की जो तलहटी है उसके बारे में बात की जा रही है और ये भी वो वाली तलहटी जो आप लोगों के रीजन की कैटेगरी में आती है। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री है तो कंट्री का आसपास वाला जो रीजन है उसके अंदर यहां पर ये सी बेड माइनिंग करते हैं। सी बेड माइनिंग कैसे होती है? जैसे यहां पर देखिए अलग अलग टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू यहां पर सी बेड माइनिंग की जाती है। यहां पर तो जो आप लोग सी बेड माइनिंग देखते हैं यहां पर, ये आप लोग देखते हैं यहां पर इस तरीके से सिप वगैरह होते हैं, उनके थ्रू यहां पर चीजों को निकाला जाता है। जैसे यहां पर आयरन सैंड निकाला जा रहा है यानी कि जिसके अंदर आयरन मिला हुआ है, फिर उसको आगे चलकर प्योर किया जाता है और पूरा प्रोसीजर वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि कहां पर यहां पर बेसिकली रॉ मटेरियल है। पर इसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और होता है, अगर इस रॉ मटेरियल को हम लोग थोड़ा सा भी नेगेटिवली अगर देखने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम लोग बस ये सोचेंगे अपने फायदे के बारे में बात करनी है, तो पृथ्वी के अंदर जो लाइफ है यहां पर बेसिकली पानी के अंदर, तो उसको हम लोग यहां पर नुकसान पहुंचा देते हैं और उसके चलते काफी बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है। जैसे कोरल रीफ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये ओशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पर लेकिन ह्यूमन यानी कि इंसानों की एक्टिविटी की वजह से ये सारे रीजन जो है बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनके बारे में सोचने की कोशिश की जाती है कैसे इसको इंप्रूव करना है, कैसे सुधारना है। तो अपना काम भी करना है पर इन्वायरमेंट का ध्यान भी रखना है। तो 32% आप लोगों को हाइड्रोकार्बन मिल रहा है, अच्छी बात है, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सारी चीजों को बर्बाद करके रख दें। तो वो भी देखना होता है। रिन्यूएबल ब्लू एनर्जी जो है यहां पर, जैसे विंड एनर्जी हो गया, ठीक है, विंड हो गया, वेव हो गया, टाइडल एनर्जी, ज्वार भाटा आप लोग बोलते हैं, थर्मल एनर्जी, और इसी के साथ में यहां पर बायोमेस। ये सारी चीजें हम लोगों को कहां से मिलती हैं? समुद्र से मिलती हैं, ओशन से मिलती हैं। तो ओशन से हम लोग इनको लेते हैं। तो ओशन का साफ सुथरा रहना, अच्छा रहना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर ओशन हम लोगों ने बर्बाद कर दिया तो फिर ये सारी चीजें भी अच्छी यहां पर नहीं रहने वाली है। नई नई टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करें आज के में। सी बेड जो यहां पर बेसिकली मिनरल्स होते हैं जिसको पॉलीमेटेलिक नोडुल्स के नाम से आप लोग जानते हैं। ये एक तरीके की आकृति का आप लोगों को ऐसा पत्थर सा होता है जिसमें से कई सारी मेटल्स निकलती हैं। आप लोगों को उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो क्रूड ऑयल, हम लोग कच्चा तेल लेकर आते हैं, कच्चे तेल में से पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, मिट्टी का तेल निकालते हैं, ग्लिसरीन निकालते हैं। तो ये सारी चीजें क्रूड ऑयल में से निकलती हैं। तो ऐसे ही आप लोग यहां पर इसको पॉली मेटेलिक नोड्यूल इसको बोल सकते हैं, यानी कि कई सारी मेटल्स इसमें से आप लोग यहां पर निकलती हुई नजर आती हैं। तो आसपास वाले रीजन में जहां पर भी यहां पर ये पॉली मेटेलिक नोड्यूल मिलते हैं तो वो कंट्री यहां पर उसको निकालने की कोशिश करती है। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं भी जाकर कुछ भी निकालने लगेगा। इसके लिए इंटरनेशनल लॉज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये समझिए आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। जहां तक यहां पर लैंड है, मान लीजिए हमारी कंट्री की बाउंड्री है, तो हमारी कंट्री की ये लैंड होगी, फिर यहां से ओशन स्टार्ट हो गया तो इसको टेरिटोरियल लैंड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर अगर बात करें, इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे आप लोग यहां पर, तो 12 न्यूटिकल माइल्स में तो आप लोगों को टेरिटोरियल वाटर देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट 12 आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को यहां पर ये कॉन्टिग्युअस जोन देखने को मिलते हैं। और फिर आगे 176 न्यूटिकल माइल्स जो होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो EEZ जो आप लोगों ने कई बार सुना होगा ना, तो ये वो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। टोटल मिलाकर 200 न्यूटिकल माइल किसी कंट्री की एरिया में यहां पर आता है। तो यहां पर 200 न्यूटिकल माइल्स वाला जो एरिया हो गया यहां पर, तो इस वाले एरिया में ये पर्टिकुलर कंट्री जो है ये अपनी एक्टिविटीज यहां पर कर सकती है, ठीक है। ये वाला जो बेसिकली एरिया होता है यहां पर, इसको यहां पर कोस्टल एरिया की कैटेगरी में डाल देते हैं। पर लेकिन ये वाला जो एरिया होता है ये नेवी यहां पर इसको देखती है, ठीक है। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। बाकी का फिर इंटरनेशनल लेवल पर चला जाता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन बने तो आप लोगों को उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब चाइना के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा तो फिर से यहां पर इसका जिक्र आएगा, तो फिर से इसके ऊपर एक इस स्लाइड के ऊपर आऊंगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है रीजनल इश्यू को टैकल करने के लिए भी सागर पॉलिसी जो है वो रोल प्ले करने वाली है। जैसे कि नेचुरल डिजास्टर हो गया, जैसे कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गई या सुनामी आ गई, तो उस पर्टिकुलर रीजन में नेचुरल डिजास्टर जो है यहां पर, इसमें भी हम लोग रोल प्ले कर सकते हैं। इसी के साथ में नॉन स्टेट जो एक्टर होते हैं, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी देखी होगी, समुद्री लुटेरे, तो वहां पर भी यहां पर काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो पायरेसी और टेररिज्म में भी यहां पर ये रोल प्ले करते हुए यहां पर नजर आएगा। और इंटीग्रेटेड अप्रोच होगी ताकि कोऑपरेटिव फ्यूचर यहां पर बना सकें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फिर से मैं आप लोगों को बोलूंगा, सस्टेन रखना है डेवलपमेंट, यानी कि सबको मिलकर काम करना है, गरीबी मिटानी है, भुखमरी मिटानी है, अच्छी एजुकेशन, ये सारी चीजें। तो टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो वो भी यहां पर अपना रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। चाइनीज इन्फ्लुएंस क्या है? देखिए चाइना जो है यहां पर वो बात करते हैं मैरीटाइम सिल्क रूट के बारे में। मैरीटाइम सिल्क रूट जिसको आप लोग यहां पर ये बीआरआई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बीआरआई हो गया, फिर वन रोड वन बेल्ट के नाम से भी इसको जानते हैं, बोर्ड एंड रोड इनिशिएटिव इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे एक ही चीज के नाम है। तो कहां पर है, क्या क्या ये करना चाहते हैं यहां पर, तो आप लोग यहां पर देखिए, चाइना जो है यहां पर ये सारे वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। यहां पर यूरोप के अंदर सेंट्रल एशिया के थ्रू होता हुआ यूरोप में पहुंच रहा है, यहां पर ये देख सकते हैं मेडिटेरेनियन ओशन में पहुंच रहा है, अफ्रीका में पहुंच रहा है, ये यहां पर आसियान कंट्री, यहां पर जापान, साउथ कोरिया, तो ये सारे एरिया में अपना एक तरीके से दबदबा बनाना चाहता है। करता क्या है, सामने वाले को इतना ज्यादा लोन दे देता है कि सामने वाला उस लोन को वापस करने के लिए भी लोन लेना पड़ता है सामने वाले को, यानी कि ये एक तरीके से डेट क्राइसिस में फंसा देता है सामने वाले को। तो ये रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव इंडिया ने इसलिए भी यहां पर नहीं लिया क्योंकि इंडिया ने बोला कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना डेट क्राइसिस में फंसा रहा है और सामने वाले को अपना स्लेव बना रहा है, फिर वो यहां पर चाइना के हिसाब से काम करता है और चाइना इकोनॉमी के साथ साथ में वहां पर अपने मिलिट्री बेस भी बनाने स्टार्ट कर देता है। तो चाइना ये हरकतें करता हुआ नजर आता है। तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट रहता है वो ड्यूअल नेचर का होता है। सबसे पहले तो कमर्शियल, यानी कि अपना प्रॉफिट देखना है कमर्शियल एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा क्या होता है, यहां पर मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है, यानी कि अपने बेस ही बनाने वहां पर स्टार्ट कर देता है। इंडिया के आसपास भी बहुत सारे बेस बना रखे हैं जिसको आप लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोल सकते हैं। यहां पर ये देखिए बेसिकली यहां पर चाइना की पॉलिसी है, चाइना ने अलग अलग बेस बना रखे हैं अलग अलग रीजन में। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर हो गया बांग्लादेश के पास में, म्यांमार के पास में ये पर्टिकुलर रीजन, ये पूरा इंडियन ओशन में इसने अपने बेस बना रखे हैं। तो इस तरीके से चाइना इंडिया को यहां पर घेर भी रहा है कि कल को अगर इंडिया कुछ भी तो चाइना उसको अपने कंट्रोल में यहां पर रख सके। तो सागर का विजन बेसिकली ये भी है कि इस तरीके की जो चीजें हैं उनको काउंटर किया जा सके, कोई भी इश्यू है तो उसको टैकल किया जा सके। तो इंडिया भी अपनी एक होलिस्टिक अप्रोच यहां पर लेकर चल रहा है, इस तरीके से ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट अगर यहां पर बात करूं तो क्या क्या सिग्निफिकेंस है इस विजन का, तो सबसे पहली बात तो ये है यहां पर कि एक्सपेंड करना है हम लोग को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और इसी के साथ में एशिया और अफ्रीका रीजन के साथ में अपनी कनेक्टिविटी बढ़ानी है और डेवलपमेंट करना है। सागर जो इनिशिएटिव है यहां पर एक तरीके से लीडर और लीडरशिप का रोल प्ले करने वाला है इंडिया, और इसी के साथ में एक रेस्पॉन्सिबल इंडिया रहेगा, यानी कि इरेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा जैसे चाइना है। यहां पर इंडिया यहां पर रेस्पॉन्सिबल रहेगा, एक रोल प्ले करेगा, ट्रांसपेरेंट मैनर में रहेगा। ये नहीं है कि कमर्शियल एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, यानी कि वहां से आयरन और निकालनी है, कोयला निकालना है और जाकर मिलिट्री बेस बनाना स्टार्ट कर दिया, वो नहीं करना है। खुद उस कंट्री की भी कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा, यानी कि अपने आप तो बढ़ेगा ही, सामने लेकर साथ में बढ़ेगा। सागर जो है यहां पर एक तरीके से ये क्या काम करने वाला है, और इसके अलावा जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं ईस्टर्न वर्ल्ड, यानी कि जो आसियान वाली कंट्री है, एक बार मैप में आप लोग देखें यहां पर ये जो एरिया है पर्टिकुलर, इनके साथ में मिलकर काम करने वाले हैं। नॉर्मली इस संसार के साथ में, यानी कि इस पर्टिकुलर कंट्री के वर्ल्ड के साथ में हम लोग काफी ज्यादा व्यापार करते हैं, क्रूड ऑयल लाते हैं, पर इसके साथ में हमारा व्यापार नहीं था। तो पहले लुक ईस्ट पॉलिसी आई और फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई, तो इसके साथ में भी हम लोग अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें, प्रोजेक्ट सागरमाला, अपने कोस्टल एरिया को डेवलप करना, प्रोजेक्ट मौसम, इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने वाला, ब्लू इकोनॉमी के ऊपर फोकस, तो ये सारी चीजें जो है इंडिया बेसिकली एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाने के लिए और सबको साथ में लेकर चलने का यहां पर काम कर रहा है। अगर आप लोग इंडिया के बारे में और यहां पर बात करेंगे तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग एक तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी एक तरीके से इनको सिंबलाइज करना चाहते हैं ताकि मैरीटाइम एरिया में सब मिलकर यहां पर एंजॉय कर सकें। ये नहीं कोई एक कंट्री बोल रही है कि बस मैं रहूंगा और कोई नहीं रहेगा और सबको यहां पर खत्म कर दूंगा, यानी कि चाइना नहीं बनना है यहां पर, ठीक है। तो इंडिया एक्ट कर सकता है इनेबलर का रोल, और यहां पर एक तरीके से पॉजिटिव इन्वायरमेंट यहां पर क्रिएट कर सकता है। तो चाइना की जो हरकतें हैं उनको यहां पर रोका जा सकता है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं।
इंडिया इसमें काफी बड़ा रोल प्ले करता है। इसको बोलते हैं जो यहां पर बोलते हैं इसको गुड गवर्नेंस आप लोग हमारी कंट्री में, और यहां पर बोल रहे हैं फॉर्मुलेटिंग ए गवर्नेंस फ्रेमवर्क, यानी कि जो इंटरनेशनल लॉज है वहां पर उनको फॉलो करके चलना है। जैसे यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन के लॉज है जिनको बोलते हैं यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, यानी कि सी से रिलेटेड यानी कि समुद्र से रिलेटेड जो भी इनके लॉज हैं उसको फॉलो करके चलना है। और वो लॉज क्या है, वो यहां पर ये है कि लैंड रहेगी, पहले आप लोग इसको टेरिटोरियल बोलेंगे, फिर 12 न्यूटिकल माइंड में आप लोग इसको टेरिटोरियल वाटर बोलेंगे, फिर यहां पर कॉन्टिगुअस जोन बोलेंगे, और फिर 176 आप लोगों का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो जाता है। तो टोटल मिलाकर 200 न्यूटिकल माइल किसी पर्टिकुलर कंट्री के एरिया में आता है। अब इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक मैप पे लेकर चलता हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएं। आप लोग ये समझिए, ये यहां पर जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया, समझिए क्या है ये, यहां पर ये हो गया कनाडा और यहां पर यूएसए का जो यहां पर 200 न्यूटिकल माइल, ठीक है। ये पर्टिकुलर रीजन हो गया यहां पर, ये हो गया इन कंट्रीज का 200 न्यूटिकल माइल, ये इन कंट्रीज का हो गया 200 न्यूटिकल माइल, और ये ऊपर वाली कंट्रीज का हो गया 200 न्यूटिकल माइल। बाकी का जो एरिया बच गया वो सबके लिए है। कुछ कंट्री ऐसी भी होगी जो अंदर है, कुछ मिल ही नहीं रहा है इनको, तो हम लोग इनको यहां पर ये एरिया कुछ प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक तरीके से इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से यहां पर इसको गाइड किया जाता है। पर लेकिन चाइना क्या बोलता है, चाइना बोलता है ये सारा एरिया मेरा है, वियतनाम से लड़ता है इसके साथ में, फिलीपींस से लड़ता है, मलेशिया आसपास वाली कंट्री सबको परेशान करके रखता है। क्यों? क्योंकि वहां से वो सी बेड माइनिंग करता है, रिसोर्सेज निकालता है, अपना दबदबा दिखाता है, अपनी ताकत के बेस पर वहां पर अपनी जो नेवल शिप है उनको भेज देता है। तो एक तरीके से सामने वाले को डरा कर रखता है। तो चाइना हमेशा ऐसी हरकतें करता हुआ नजर आता है। तो इंडिया क्या करता है, इंडिया वो हरकतें नहीं करता है। इंडिया कहता है कि इंटरनेशनल लॉज फॉलो करो, जो जो सबको एरिया मिला हुआ है वो सबका है, आप लोग दूसरे के एरिया में जाकर इंटरफेयर मत करो। तो इसलिए यूएन के जो कन्वेंशन का जो लॉज है सीज से रिलेटेड, यूएसए क्या करता है हमेशा, यूएसए चाइना को, जिसे चाइना यहां पर दबदबा दिखाता है, तो यूएसए कभी अपने शिप भेज देगा, कभी हवाई जहाज भेज देगा इस पर्टिकुलर रीजन में। अब छोटी छोटी कंट्री फिलीपीन वियतनाम पे तो दादागिरी दिखा लेता है चाइना, अब यूएसए पे दादागिरी दिखाएगा तो तमाचे लगेंगे, यानी कि थप्पड़ लगेंगे। तो वो कंडीशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये वही बात हो गई, आप लोगों ने देखा होगा ना इंडियन मूवी सनी देओल की, जब वो नेताजी जाते हैं परमिशन लेने के लिए कि हाँ अभी जाएंगे और छठी का दूध पिला कर आएंगे, तो वो फिर चांटे खाकर अंदर से आते हैं। तो वही कंडीशन आप लोग को यहां पर देखने को मिलती है कि चाइना इनको तो पीट लेता है सबको मिलकर, पर यूएस से आता है तो डरता है कि खुद को भी चांटे लग सकते हैं, तो उसके सामने ज्यादा नोटंकी यहां पर चाइना नहीं करता है। तो यहां पर बार बार यूएसए पर, लेकिन अब आप लोगों को पता है कोरोना हो गया और दूसरे यहां पर जो नवंबर के महीने में इलेक्शन आने वाले हैं, तो जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां पर आए, यूएसए जो है वो अपनी कंट्री पर यानी कि फर्स्ट अमेरिका पर फोकस कर रहे हैं, और चाइना का यहां पर रोल जो है वो नेगेटिव तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके चलते यहां पर अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। देखते हैं इंडिया कितना बड़ा यहां पर रोल प्ले कर पाते हैं। तो आइडेंटिफाई करना है एरिया जो भी है यहां पर स्पेशल इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, ये भी देखना है हम लोग को। यानी कि ऐसा नहीं है कि बस अपना यहां पर असली रिसोर्सेज निकाले जा रहे हैं और पूरा जो समुद्र का जो एरिया है उसको हम लोगों ने बर्बाद कर दिया। तो यहां पर इसके बारे में भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर इसको बर्बाद नहीं कर रहे हैं, वरना फिर जब अति होती है तो फिर पृथ्वी जो है वो अपने आप को ठीक करेगी, और फिर ठीक करेगी तो फिर आप लोग देख रहे हैं कि क्या क्या कंडीशन यहां पर हो जाती है। तो ये सारी सिचुएशन भी आप लोग यहां पर देखकर चलनी पड़ेगी, और एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रोविजन आप लोग यहां पर रखना पड़ेगा, जिसके चलते एक एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सके, खासकर उन रीजन में, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया ना कि कुछ ऐसे रीजन है जहां पर आप लोग कोरल रीफ देखने को मिलते हैं काफी लार्ज स्केल पर, तो उन सारे रीजन को आप लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इंडियन ओशन रीम एसोसिएशन जो है ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में बने तो याद रखना। ये देखिए यहां पर इंडिया भी इसका पार्ट है। टोटल मिलाकर यहां पर 22 कंट्री है जो यहां पर इसका हेडक्वार्टर है वो मॉरिशस के अंदर में है, और बाकी आज की डेट में जो चेयर है यहां पर क्या है, यहां पर चल रही है, ये साउथ अफ्रीका के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो बनाया गया था इसको 1997 में इसको बनाया गया था। तो इंडिया ओशन रिम एसोसिएशन, पूछा जा सकता है कि इंडिया इसका पार्ट है, तो इंडिया लिखा हुआ तो ये मतलब नहीं है इंडिया पार्ट होगा ही होगा, क्योंकि इंडियन ओशन यानी कि इंडियन ओशन के नाम पर भी यहां पर चीजें लिख जाती हैं। तो ये चीजें आप लोग कंफ्यूजन में मत आइएगा, ठीक है। तो बेसिकली सारी जो चीजें फॉलो करता है इंडिया, वो यूएन के जो लॉज है सी से रिलेटेड उनको फॉलो करता है, 200 न्यूटिकल माइल वाला फंडा फॉलो करता है। पर लेकिन चाइना किसी को भी यहां पर नहीं मानता है, जिसके चलते चाइना की सबके साथ में यहां पर एक तरीके से जो नोक जोक होती रहती है। तो ये सारी हरकतें यहां पर करता हुआ चाइना नजर आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया सागर पॉलिसी को लेकर अगर आगे बढ़ेगा तो सारी चीजों को टैकल कर पाएगा। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, लास्ट संडे में हम लोगों ने डिस्कस किया था यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसमें मैंने आप लोगों को पूरी हिस्ट्री समझाई थी यहां पर
सीटीबीटी की कहां से निकल कर आई, किस कंट्री ने सबसे पहले अपनी जो यहां पर एक तरीके से न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया, फिर किस कंट्री ने किया, हमने कब न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया, आज की डेट में कौन सी कंट्री है जो कंटिन्यूअस न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर रही है। तो डिटेल में हम लोगों ने ये आर्टिकल डिस्कस किया था। तो इसके ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रीजन क्या था? रीजन ये था कि जो सारी पुरानी पॉलिसी थी वो थी यहां पर रसिया और यूएसए के बीच में। तो रसिया आज की डेट में डाउन हो चुका है, चाइना सामने निकल कर आ रहा है। तो यूएसए क्या चाह रहा है? यूएसए के ऊपर प्रतिबंध लग रहे हैं यहां पर, जैसे कि अपने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता है, तो एक पॉलिसी में बंधा हुआ है यहां पर, इसके साथ में ये ट्रीटी में बंधा हुआ है, पर चाइना कर रहा है आराम से। तो यूएसए उन सारी पॉलिसी से बाहर निकल रहा है। तो फिर से ये माना जा रहा है कि कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन बनने वाली है आने वाले टाइम में। तो ये सारा प्रोविजन मैंने यहां पर डिस्कस किया था। तो ये आर्टिकल आप लोग जरूर देखिएगा, जिसमें सीटीबीटी बाई वीर सर्च कर लीजिएगा, ये आ जाएगा। तो इसमें डिटेल में समझ में आएगा और आगे आने वाले टाइम में क्वेश्चन भी आप लोगों के इससे बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक बच्चे ने बोला था कि सर जब भी कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस किया करो तो आप उसको क्या करो कि उसका नाम चेंज किया कर दिया करो और थोड़ा सा सामने भी दिख जाएगी क्या क्या डिस्कस किया गया है। तो मैंने इसका आर्टिकल तो था द हिंदू का ये, पर लेकिन मैंने क्या किया, इसका थंबनेल चेंज कर दिया। ठीक है, तो जो भी ऐसा पॉइंट हुआ करेगा, ऐसा कोई आर्टिकल हुआ करेगा, ताकि आप लोग उसको कभी सर्च भी करें फ्यूचर में तो आप लोग आसानी से उसको सर्च कर पाएंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को यहां पर फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट होइएगा, यहां पर कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें शेयर की जाती हैं, और ट्विटर पर भी आप लोग कनेक्ट होइएगा, क्योंकि वहां पर भी जो लेटेस्ट चीजें होती हैं वो शेयर की जाती हैं। सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। मदर्स डे सेलिब्रेट करना है आप लोगों को भी अच्छे से, और उसी के साथ में अपना एक्सपीरियंस क्या है, जो मैंने पिक शेयर की है अपनी मदर के साथ में, उसके नीचे जाकर आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ट्विटर पर भी आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में देखिए, यही तो होता है, पढ़ाई अपनी जगह पर, लेकिन आप लोगों को एक पूरा सिस्टमेटिक वे में अपनी लाइफ को लेकर चलना है। एंजॉय भी करना है, एंटरटेनमेंट भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, खेल भी करना है, मतलब सारी चीजें करनी है, एक्सरसाइज भी करना है। इसी को कहते हैं जिंदगी जीना। ऐसा नहीं है कि बस एक ही चीज में लगे हुए हैं, तो अगर ऐसे कर रहे हैं तो जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। तो एक हसीन टाइम है, खुशनुमा टाइम है, उसको अच्छे से एंजॉय कीजिए, तभी लाइफ प्रोडक्टिव भी हो पाएगी। इसलिए कहते हैं कि बैलेंस डाइट और बैलेंस लाइफ होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं रहेंगी तो आप लोग फिर फ्रस्ट्रेट इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रस्ट्रेट इरिटेट हुए बिना लाइफ को एंजॉय करना सीखिए, और लाइफ को एंजॉय तभी कर पाएंगे जब बैलेंस बनाकर आप लोग चल पाएंगे, और बैलेंस तब बनेगा जब प्लान से आप लोग काम करेंगे। बिना प्लान के काम करेंगे तो कभी भी उसमें बैलेंस नहीं आएगा। तो बैलेंस बनाने के लिए प्लान के काम करना काफी जरूरी है। बाकी सारी पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। 1 लाख से ज्यादा मेंबर यहां पर जुड़े हुए हैं जो कि फायदा उठा रहे हैं। आप लोग भी इसका पार्ट बन सकते हैं। जो आप लोगों से निबंध पूछा जाता है आप लोगों से सैटरडे को, वो जरूर लिखने की कोशिश कीजिएगा, और एक दूसरे का रिव्यू भी करते रहिएगा। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक एंजॉय कीजिए और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, और हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।